अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जीके का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस सब्जेक्ट को इंडो पाक हिस्ट्री भी कहा जाता है। इंडो पाक हिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग 712 यानी मोहम्मद बिन कासिम की अराइवल से लेके 1526 यानी कि एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1526 से लेके 1857 तक का टाइम डिस्कस करेंगे, जो कि मुगल इरा है। ये मुगल इरा है। देन 1857 से लेके 1947 तक का की हिस्ट्री, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इरा है। और उसके बाद 1947 से लेके 2025 तक की होने वाली तमाम पॉलिटिकल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जो है वो सारी की सारी हम जो है वो इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो इंडो पाक हिस्ट्री को या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक इंडो पाक हिस्ट्री है जिसमें इंडिया पाकिस्तान जो है वो इकट्ठे हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री है, जिसमें पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और उसके बाद की हिस्ट्री है। इसमें भी चूंकि इंडिया का जिक्र है तो इसको ओवरऑल इंडो पाक हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया के साथ हमारी जंगें हैं, इंडिया के साथ हमारे माहदे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सकूत ढाका में इंडिया का रोल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इसमें बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब लोगों से जो है वो ये एडवाइस है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर ये कहा जाए कि कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि बैकबोन ऑफ जीके है, तो वो इंडो पाक हिस्ट्री है या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। इस सब्जेक्ट के बगैर आप जीके को समझ नहीं सकते हैं। ये बेसिकली जीके का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंडो पाक हिस्ट्री है। ये जीके का बेसिक फ्रेमवर्क है। सबसे पहले जो इंडो पाक हिस्ट्री है वो हम 712 से शुरू करते हैं, यानी मोहम्मद बिन कासिम के अराइवल से। 712 712 एडी। इससे पहले अगर देखें तो मैं थोड़ी सी आपकी कनेक्टिविटी के लिए आपको बताता चलूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो आपके बाद खिलाफत राशिदा कायम होती है, ठीक है। खिलाफत राशिदा, इसको इंग्लिश में राशिदून कैलिफेट भी कहा जाता है। खिलाफत राशिदा, इसमें कौन कौन था? हजरत अबू बकर सबसे पहले, उसके बाद हजरत उमर, उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। ये चार खुलफाए राशिदीन हैं। इनको ये राशिदून कैलिफेट में ये चार खुलफाए राशिदीन के नाम आते हैं। हजरत अली की वफात जो है
वो 661 में होती है। हजरत अली की वफात के बाद यहाँ पर उमवी दौर स्टार्ट हो जाता है, बनु उमैया का दौर। इसमें जी बनु उमैया का दौर शुरू होता है। बनु उमैया के, ये जो उमैयाद डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है, इसका बानी कौन थे? इसके बानी थे हजरत अमीर मुआविया। उसके इनके बाद कौन आता है जी? इनके बाद इनके बेटे आते हैं यजीद। उसके बाद यजीद का बेटा मरवान। ये जो मरवान था, इसके आगे फर्दर दो बेटे थे। ठीक है जी। इन इसके आगे क्या थे? दो बेटे थे। एक का नाम था अब्दुल मालिक और दूसरे का नाम था अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज जो थे, इनका एक ही बेटा था, इनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। ठीक है, जो कि बाद में उमर सानी भी कहलाए, और ये बहुत फेमस हुए थे। यानी उमैयाद डायनेस्टी में ये बहुत फेमस रूलर थे। इसी तरह से जो अब्दुल मालिक थे, इनके चार बेटे थे। एक का नाम था वलीद, दूसरे का नाम था सलमान, तीसरे का नाम था यजीद टू, ये यजीद टू है, और चौथे का नाम था हाशिम या शाम। तो इस तरह से ये इनके बेटे थे। अगर ऑर्डर ऑफ रूल देखा जाए कि किसने पहले रूल किया, किसने बाद में रूल किया, तो वो कुछ इस तरह से था। मरवान के बाद जो है वो हुकूमत आई अब्दुल मालिक के पास। अब्दुल मालिक के बाद उनके बेटे वलीद। वलीद के बाद जो है वो सलमान आए। सलमान के बाद जो है वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ बने। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद जो है वो यजीद टू, और यजीद टू के बाद जो है वो कौन? हाशिम या हशाम। तो ये इनका ऑर्डर ऑफ रूल था, यानी एक के बाद दूसरा। और इसको डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है, ये दो टर्म्स हैं, एक डायनेस्टी है और दूसरी है मोनार्की। इनमें डिफरेंस क्या है? डायनेस्टी जो होती है विद इन सेम फैमिली होती है, विद इन सेम फैमिली। मोनार्की जो होती है वो अदर देन फैमिली होती है, यानी कोई भी बादशाह बन सकता है, उसमें फैमिली का बंदा नहीं होगा, या ज़रूरी नहीं है फैमिली का होना। तो डायनेस्टी जो है वो कहाँ पे है? जैसे सऊदी अरेबिया है, ठीक है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आजकल डायनेस्टी है। और इसी तरह से यूके में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी जो है वो क्या है? डायनेस्टी है। मोनार्की जो है वो आजकल जापान के अंदर है। तो ये इनके अंदर थोड़ा सा बेसिकली डिफरेंस है। अब हम जिस दौर की बात कर रहे हैं वो बच्चों ये वाला दौर है, वलीद का दौर। वलीद जो है, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी हुकूमत 705 से 715 एडी तक रही। 705 से 715 एडी। और इसी के दौर में मोहम्मद बिन कासिम बरे सगीर आए, बल्कि इनको भेजा गया। अब ये बरे सगीर क्यों आए, इनको बरे सगीर किसने भेजा, रीज़न क्या थी, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का थोड़ा सा जो है वो
तारुफ। अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको रेज कर रहा हूं। तो मोहम्मद बिन कासिम था कौन? इससे पहले मैंने आपको सारी हिस्ट्री बता दी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो, उनको किसने भेजा, और तारीख जो है वो यहाँ तक कैसे पहुंचती है, कौन कौन से रूलर से होके वलीद जो है वो रूलर बना, तख्त पर बैठा, और उसके बाद उसने 712 में मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पे भेजा। ये 712 का हिंसा जो है वो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, ये आपने याद कर लेना है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 695 एडी, ये है 31 दिसंबर 695 एडी, 695 एडी 31 दिसंबर को ये पैदा होते हैं। ट्राइब कौन सा है जी? सकफी कबीला है। ये काफी बार सवाल पूछा जा चुका है कि मोहम्मद बिन कासिम का कबीला कौन सा था। ये ताइफ के रहने वाले थे। ताइफ में जो लोग मुसलमान हुए थे उनको सकफी कहा जाता था। ठीक है, उनको सकफी कहा जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर ताइफ के मौका पर यह दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह इनके ऊपर रहम फरमा, ये लोग मुझे नहीं जानते और हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लों में से लोग जो हैं वो मुसलमान हो जाएं और ईमान ले आए। और वैसे ही हुआ कि ताइफ के लोग जो हैं, अब इस वक्त जो ताइफ का सारा इलाका है वो मुसलमान है, और वहाँ के इलाके में एक सकफी कबीला था। ये जो सकफी कबीला था, इससे मोहम्मद बिन कासिम ताल्लुक रखते थे। मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम जो है वो अमादुद्दीन था। अमादुद्दीन। और जब ये सब कॉन्टिनेंट पर हमला करने के लिए आए तो एट दैट टाइम इनकी एज क्या थी? 17 साल। और उस वक्त जब इनको भेजा गया, उस वक्त इनके पास डेजिग्नेशन क्या था? ये पर्शिया के गवर्नर थे। पर्शिया के गवर्नर थे। इनके बारे में ये कहा जाता है ही वॉज द नेफ्यू एंड क्लोज रिलेटिव ऑफ मोहम्मद इब्ने यूसुफ एंड हजाज बिन यूसुफ। ये दोनों भाई थे, हजाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन यूसुफ के ये नेफ्यू भी थे, और हजाज बिन यूसुफ जो है उसके ये सन इन लॉ भी थे। हजाज बिन यूसुफ के दामाद भी थे और भतीजे भी थे। इनको अपॉइंट किया गया था एज ए गवर्नर ऑफ पर्शिया। पर्शिया कौन सा एरिया था उस जमाने में? पर्शिया कहते थे ईरान को। ईरान वाला जो एरिया है वहां पे ये गवर्नर थे। और हजाज बिन यूसुफ खुद जो था वो उस जमाने में इराक का गवर्नर था। अब होता ये है कि उस जमाने में सिलोन एक कंट्री था जिसको आजकल हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका। ये 1972 में इसका नाम चेंज हुआ था। 1972 में इसका नाम जो है वो सिलोन से श्रीलंका कर दिया गया था। तो सिलोन का जो बादशाह था, जो किंग था, उसने कुछ सामान भेजा, गिफ्ट्स, कैलिफ के लिए। कैलिफ कौन थे उस वक्त? वलीद। इनके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे। ये खाली गिफ्ट्स नहीं थे, प्लस इनके साथ जो है वो कुछ ट्रेडर्स भी थे जो कि ट्रेड की गर्ज से जो है वो श्रीलंका से जो है वो अरब कंट्रीज का रुख कर रहे थे, प्लस इनके साथ इनकी फैमिलीज भी थी। अब होता ये है कि जब ये काफले दरमियान में, अब यहाँ पे सिलोन है, सिलोन और यहाँ पर जो है वो अरब कंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल, तो इस एरिया के अंदर इन्होंने कराची के पास जो है वो दीबल पोर्ट थी। इस एरिया में फॉर एग्जांपल दरमियान में जो है वो दीबल पोर्ट थी, दीबल की बंदरगाह। यहां पर बहरी कज़ाकों ने इनको लूट लिया। सी पायरेट्स इनको कहा जाता है, बहरी कज़ाक यानी सी पायरेट्स। ये क्या होते हैं? ये कश्तियों पे घूम रहे होते हैं पानियों में, और जो भी जहाज इनके करीब से गुजरते हैं उनको लूट मार कर लेते हैं, लोगों को अगवा कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सामान को लूट मार कर लिया और लोगों को अगवा करके ले गए। फिर एक खातून ने खत लिखा, उसका नाम था नाहीद। उसने खत लिखा उस वक्त के खलीफा को। खलीफा कौन था जी? वलीद था। और उसे ये कहा उसने, अच्छा इसमें जो है वो मुतजाद राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वलीद को खत लिखा, कुछ लोग कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखा, लेकिन खत लिखा उन्होंने उस वक्त के जो अरब खलीफा थे उनको। और उन्होंने इस वक्त जो सिंध का राजा था, राजा ऑफ सिंध, वो कौन था जी? उसका नाम था राजा दाहिर। उसको उन्होंने कहा
एक लेटर के थ्रू एक लेटर लिखा कि आप जो हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, बिकॉज ये एरिया जो आता था वो किसके अंडर था, ये राजा दाहिर के अंडर था। राजा दाहिर ने कहा कि मेरा इनके ऊपर किसी किस्म का कोई असर रसूख नहीं है, ठीक है, और ये लोग जो हैं वो मेरे अंडर नहीं है और ना ही ये मेरे हुक्म के ताबे हैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कि उसने क्लियरली जो है वो रिफ्यूज कर दिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने से। अब कुछ लोग जो हैं वो हिस्टोरियंस वो ये लिखते हैं कि वो राजा दाहिर के ही जो है वो हिमायत याफ्ता लोग थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि राजा दाहिर का जो है वो वहां पर कोई रोल नहीं था। कुछ लोग जो हैं वो जो राजा दाहिर के यहाँ पे जो मानने वाले हैं या राजा दाहिर के हिमायती हैं, वो लोग ये कहते हैं कि इनको बेसिकली ये इसको इस बात को जो है वो सिर्फ एक बेस बनाया गया था और बेस बना के जो है वो यहाँ पर हमला कर दिया गया। तो ये हिस्ट्री के अंदर जो है वो हमें मुख्तलिफ हिस्टोरियंस की जो है वो एक मुतजाद किस्म की राय जो है वो मिलती हैं। किस्सा मुख्तसर ये था कि 712 में मोहम्मद बिन कासम जो है उसको यहाँ पर भेजा गया। इससे पहले दो और सिपा सालार भी भेजे गए। एक का नाम था अब्दुल्ला बिन नबीहा, अब्दुल्ला बिन नबीहा, इनको भी शिकस्त हुई। और दूसरे जो सिपा सालार भेजे गए उनका नाम था बुदेल, इनको भी शिकस्त हुई। इन दोनों को शिकस्त होने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर भेजा 712 में, और उन्हें ये कहा कि अब तुम जाके इस इलाके को फतह करो। जी, सिंध एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन कासम कनकेस्ट, जब मोहम्मद बिन कासम आया तो सिंध के हालात क्या थे जी। राजा दाहिर जो है वो यहाँ का रूलर था, और इसका पूरा नाम जो था वो दाहिर सैन था। जैसे तानसेन है ना, तो उसी तरह ये इसका भी जो है वो सरनेम जो है वो सैन था। अटैक्ड बाय दीबल पोर्ट, ये दीबल पोर्ट के ऊपर इसको अटैक किया गया। इसकी वाइफ जो थी उसका नाम था रानी बाई, और ये राजपूत राजा थे, राजपूत। ये राजा जो है वो यहाँ पे अपनी बहादुरी के लिए बड़े मशहूर थे। इसकी दो रानियां थी, एक का नाम रानी बाई था, ये पहली रानी बाई थी, और दूसरी का नाम जो है वो लाडी बाई था। अब राजा जो है इसके वालिद का नाम पूछा जाता है। राजा के वालिद का नाम था चच, क्या बल्कि क्या नाम था, राजा चच। ये जो हमारा शहर चीचावतनी है, ये भी इसी के नाम से है। चीचावतनी जो है वो राजा चच के नाम से आबाद किया गया था। अब ये जो राजा दाहिर था, ये अरोर का भी बादशाह था, ठीक है, राजा था यहाँ का। यानी कराची से लेके अरोर तक, अरोर या अलोर। और ये जो एरिया है उसमें सारा रहीमियार खान तक का एरिया भी इसमें आता था। इससे आगे फिर मुल्तान का एरिया स्टार्ट हो जाता, उस शरीफ था और मुल्तान था। तो इसका जो सेंटर था वो समवेयर जो है वो लाइक रोहड़ी था, जो आजकल सखर के पास है, ठीक है। तो इसके पास जो है वो कहीं इसका सेंटर पड़ता था। अब इस जंग के अंदर एक मंजनेक भी इस्तेमाल होती है, मंजनेक, उसका नाम था अल अरूस। इस मंजनेक का नाम क्या है जी, अल अरूस। ये भी सवाल जो है वो बाजुकात पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है राजा दाहिर से रिलेटेड के इसके वजीर का क्या नाम था। तो इसके वजीर का नाम था सीसा कार। सीसा कार जो है वो इसका वजीर था। अब जब मोहम्मद बिन कासम ने इसको शिकस्त दी, वो जो बैटल थी उसका नाम था बैटल ऑफ अरोर। इस बैटल, ये बड़ी डिसाइसिव बैटल थी, और इसके अंदर क्या हुआ कि राजा दाहिर को शिकस्त हुई। राजा दाहिर जो है उसको शिकस्त हुई और वो किल्ड, मारा गया। इसके मरने के बाद जो इसकी वाइफ रानी बाई थी, उसने राजपूतों की रसूम के मुताबिक इसने क्या किया, सुइसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, जिसको इनकी जुबान में जौहर कहा जाता है, जौहर।
अगर आपने मूवी देखी हो पद्मावती तो उसके अंदर भी वो जौहर करती है, यानी कि वो बहुत बड़ा आग का एक अलाव रोशन करती है और उसके अंदर जो है वो कूद जाती हैं। तो ये जो है ये जौहर की रस्म जो है वो उसने अदा की और अपने आप को जो है वो आग के हवाले कर दिया, यानी कि खुदकुशी कर ली। तो ये था जी थोड़ा सा उस दौर का तज़किरा जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे हमला किया। अच्छा जी, मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले जो मुसलमान यहाँ पर आते थे वो एज ए ट्रेडर आते थे, एज ए ट्रेडर आते थे। लेकिन पहली दफ़ा मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन के साथ यहाँ के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम या मुसलमानों को एज ए रूलर भी देख लिया कि ये एज ए रूलर जो हैं वो कैसे हैं। पायरेट्स ऑफ सिंध थे ये, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंध के पायरेट थे, गिफ्ट जा रहे थे सिलोन के बादशाह की तरफ से वलीद बिन अब्दुल मालिक के लिए, और उनको रास्ते में लूट लिया गया। रास्ते में उनको जो है वो लूट लिया गया। और खातून जिसने लेटर लिखा था उसका नाम नाहीद था। मोहम्मद बिन कासिम एंटर्ड हुआ सिंध को कब जी, 712 में। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे स्टे किया, उसने 3 साल तक यहाँ पे स्टे किया, यानी 715 एडी तक जो है वो यहाँ पे रहा। जब वो यहाँ पे आया था एट दैट टाइम उसकी एज जो है वो 17 ईयर्स थी, और जब वो यहाँ से गया तो एट द एज ऑफ 20, ठीक है, वो यहाँ से वापस चला गया। अब होता ये है कि वलीद की डेथ हो जाती है, और वलीद के बाद हमने क्या पढ़ा था, उसका भाई आता है सुलेमान। वलीद के बाद कौन आता है? सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। वलीद बिन अब्दुल मालिक के बाद सुलेमान या सलमान बिन अब्दुल मालिक। और मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। लेकिन क्यों? बात ये थी कि सलमान और उसके इर्द गिर्द के जो कुछ लोग थे वो मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज बिन यूसुफ और इस तरह के जो बाकी लोग थे इनको पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको वापस बुला लिया। ना सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम को, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम के अलावा जो बाकी सिपा सालार दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजे गए थे उनको वापस बुला लिया। और मोहम्मद बिन कासिम को 715 में उन्होंने क्या किया, एट द एज ऑफ 20 मुसल जो है वो एक शहर है इराक का, वहाँ की जेल में डाल दिया गया। सवाल ये बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम क्या अकेला ही था जो फतूहात करने के लिए निकला था? तो नहीं, मोहम्मद बिन कासिम को सब कॉन्टिनेंट भेजा गया था वलीद की तरफ से। उसके बाद एक और अजीम सिपा सालार थे, उनका नाम था, ये नंबर 1 पे है, उनका नाम था मूसा बिन नुसैर। इनको अफ्रीका भेजा गया, अफ्रीका फतह करने के लिए। ये दूसरे थे। तीसरे थे कुतैबा बिन मुस्लिम। इनको सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में भेजा गया। और उसके बाद थे तारिक बिन जियाद। इनको कहाँ भेजा गया? स्पेन और यूरोप। ये चूंकि बाकी लोगों को भी जो है वो मुख्तलिफ फतूहात पर और मुख्तलिफ महाज पर भेजा गया, इसलिए लोग, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को भी यहाँ पे भेजने का मकसद ये था कि मुस्लिम सल्तनत को बढ़ाया जाए, ना कि जो है वो इसका होली सोली पर्पस सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस पेश आ रही थी, या यहाँ पर जो है वो यहाँ का बादशाह इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। लेकिन रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन जो फैक्ट्स थे वो हमने आपके सामने रख दिए। होता ये है कि जैसे ही वलीद की डेथ होती है और उसकी जगह उसका भाई सलमान पावर में आता है, वलीद के बाद कौन आता है? सुलेमान या सलमान, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। तो वो क्या करता है, इन सब को वापस बुला लेता है और इनको कैद में डाल देता है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो मोहम्मद बिन कासिम पे होता है कि इसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, और 715 में ही इसकी डेथ हो जाती है इसी मूसल की जेल में। तो इसके साथ ही एक अजीम फातेह जो है उसका दौर खत्म हो जाता है। अच्छा, इस दौर में एक और किरदार भी था। ये कौन था जी? ये जयपाल था, या जयपाला इसको कहते थे। ही वॉज
द रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी हुज किंगडम वॉज वेरी लार्ज। अच्छा भाई, यहां तक अगर देखें तो मोहम्मद बिन कासिम का दौर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है वो फिर और मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए जो है वो सब कॉन्टिनेंट को चलाया जाने लगा, और इस तरह से तकरीबन 661 से लेके तकरीबन 1000 तक यहाँ पे अरब ने हुकूमत की। ठीक है, 661 से लेके 1000 तक जो है वो यहाँ पर अरब ने हुकूमत की। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर एक टाइमलाइन हम बनाएं कि कौन आए थे, तो अरब यहाँ पर आए थे, अरब। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर अरब आते हैं, अरब के बाद गजनवी आते हैं, गजनवीस के बाद आते हैं गौरी, गजनवी के बाद गौरी, गौरीस के बाद आती है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आ जाती है मुगल हुकूमत, मुगल के बाद आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स, और उसके बाद फिर 1947 को इंडिपेंडेंस। तो ये सारी टाइमलाइन जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए, और इसमें से हम इवेंट्स को कनेक्ट करते चले जाएंगे और आगे इसको फर्दर डिस्कस करते चले जाएंगे। जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे बनु उमैया की। बनु उमैया का जो दौर है वो 661 से 750 तक है। उसके बाद बनु अब्बास की हुकूमत आती है। ये हुकूमत 750 से 1258 तक जारी रहती है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपना कंट्रोल लूज करना शुरू कर देते हैं और सारे इलाके इनके हाथ से निकल जाते हैं। इसी असना में, इसी दौरान में एक वाकया होता है। गजनी एक एरिया था अफगानिस्तान में, यहाँ पे सुबुक्तगीन ने जो है वो अपनी हुकूमत कायम की। कब की बात है जी? 977 एडी में। उसका बेटा था महमूद, जो कि पावर में आया 998 में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। इसको बाद में दुनिया ने सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जाना। उसने, सुल्तान महमूद गजनवी ने इंडिया पर 17 हमले किए, 17 अटैक्स किए। ये 17 अटैक्स जो हैं वो कुछ ये नहीं था कि वो बहुत ही जो है वो थोड़े टाइम पीरियड में किए गए, ये बहुत लंबा अरसा था। 1000 से लेके, बल्कि 1001 से लेके 1026 तक ये हमले किए गए। पहला हमला जो है वो 1001 में किया गया, जो कि पिशावर पर किया गया। ठीक है, पिशावर पर। यहाँ पे जयपाला की हुकूमत थी। ये हिंदू शाही डायनेस्टी का एक राजा था, जयपाला इसका नाम था। तो इस पहला हमला जो है वो यहाँ से किया गया। चूंकि सुल्तान महमूद गजनवी अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा था, तो इसलिए सबसे पहले रास्ते में पिशावर पड़ता है। तो पिशावर के जो राजा है उसके साथ जो है दो दो हाथ करने ज़रूरी थे, इसलिए सबसे पहले इसने जयपाला को शिकस्त दी। 17 अटैक किए इसने, और जो 17वां हमला था वो सोमनाथ के मंदिर पे था, जो कि कब किया इसने? 1026 में। सोमनाथ कहाँ पे है जी? ये गुजरात में लोकेटेड है, और इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये बहुत बड़ा मंदिर है और ये इसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इन्होंने उस मंदिर को भी तबाह कर दिया। अब यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इसको आइडल डिस्ट्रॉयर कहते हैं, यानी कि इसको बुत शिकन कहा जाता है। लेकिन जो हिंदू हिस्टोरियंस हैं वो इसको लूटर कहते हैं, यानी एक लुटेरा था, ये आता था, आके माल और असबाब लूटता था और चला जाता था। तो ये हिस्ट्री के अंदर आपको जो है वो दो डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। इसके बाद है जी गजनवी के साथ कौन कौन आया। तो गजनवी जो है इसे कहा जाता था किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स। जो भी स्कॉलर्स को मिलता था उसको अपने दरबार का हिस्सा बना लेता था। इसके साथ बहुत सारे फेमस जो है वो सूफी या औलिया भी जो है वो यहाँ पे आए। हज़रत दाता गंजबख्श जिनका मज़ार लाहौर में है, हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार डीजी खान में है, शेख अहमद जंजई ये भी इनके साथ तशरीफ़ लाए, और इसके अलावा एक और अहम शख्सियत अल बैरूनी जो है वो इनके साथ तशरीफ़ लाए। अल बैरूनी जो है वो एक फेमस हिस्टोरियन थे, और इसके साथ एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे शख्स को कहते हैं जो मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के ओरिजिन
और उनकी डेवलपमेंट पे बात करते हैं या उसको स्टडी करते हैं। इसने किताबुल हिंद जो है वो यहाँ के बारे में लिखी और 1017 में जो है ये हिंदुस्तान भी आया और इसके बारे में किताब लिखी। अब कुछ तारुफ अल बैरूनी का पूरा नाम क्या है जी? अबू रिहान मोहम्मद इब्ने अहमद अल बैरूनी। 973 को पैदा हुआ, ठीक है। बैरून एक जगह थी उज्बेकिस्तान में। बैरून वैसे जो है ना आउटस्कर्ट्स को कहा जाता है, आउटस्कर्ट्स यानी किसी जगह के बैरूनी इलाके। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो यहाँ पर बैरून जो है वो एक इलाका है उज्बेकिस्तान में। ट्रेवल्ड इंडिया एंड रोड किताबुल हिंद। ही गेव अर्थ रेडियस सिटिंग इन नंदना फोर्ट। नंदना फोर्ट जो है वो पिंड दादर खान तहसील है झेलम की, यहाँ पे मौजूद है। जिला झेलम है, तहसील जो है वो पिंड दादर खान है, जगह का नाम है नंदना फोर्ट। और इसने ज़मीन का जो रेडियस बताया वो 3928 है या 77 मील बताया, जो कि मॉडर्न डे के 3958 मील के से बहुत ही करीब है। तकरीबन कोई 2% का डिफरेंस बनता है। उसका नाम जो है वो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पे भी लिया जाता है। उसको पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है तारीख का। उसकी डेथ कब होती है? 1050 में गजनी अफगानिस्तान के अंदर एट द एज ऑफ 77। तो दिस वाज ऑल अबाउट अल बैरूनी। अब होता यह है कि 1173 के करीब गजनी में हुकूमत तब्दील हो जाती है। वहां पे जो गजनवीज हैं उनको डिफीट होती है और उनकी जगह जो गौरी हैं वो पावर में आ जाते हैं, ठीक है। कौन इसकी बुनियाद रखता है? गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। और इनका ताल्लुक जो है वो एक जगह से था जिसका नाम था गौर। ये अफगानिस्तान में एक प्लेस है गौर, क्योंकि यहां से ताल्लुक रखते थे इसलिए इनको गौरी कहा गया, ठीक है। और अफगानिस्तान के अंदर ये प्लेस है और वो रूलर बन गया 1173 में। उसका भाई जो है उसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। उसके बाद वो रूलर बना 1202 में। तो 1202 में जब उसने रूल संभाला तो उसने कहा कि जो इलाके गजनवीज के पास थे वो हमारे पास भी होने चाहिए। तो उसने ये सोच के बरसगीर का रुख किया। पहला अटैक जो उसने मुल्तान पे किया, उच पे किया, यहाँ पे कब्जा कर लिया। लाहौर पे अटैक किया, लाहौर पे कब्जा कर लिया, गजनवी रूल को ख़त्म कर दिया यहाँ से। यहाँ पर उसने जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी लड़ी। किसके खिलाफ? राजा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। राजा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। ये इंडिया का एक बहुत ही पावरफुल रूलर था। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ी गई? 1191 में। लेकिन गौरी को शिकस्त हुई। पहली बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ? गौरी को शिकस्त हुई। अब उसके बाद होती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। गौरी डिफीटेड राजा इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192। 1192 में जो है वो दूसरी जंग तराइन लड़ी जाती है और उसमें क्या होता है कि गौरी को फतह हासिल होती है और राजा पृथ्वीराज चौहान जो है वो शिकस्त याब होता है, ठीक है। राजा पृथ्वीराज चौहान जो है उसको शिकस्त मिलती है। वाइल कमिंग बैक टू अफगानिस्तान होता ही है। इसके बाद यहाँ से शहाबुद्दीन गौरी जब यहाँ से फातेह की हैसियत में यहाँ से निकलता है और अफगानिस्तान वापस जा रहा होता है तो रास्ते में जेहलम के करीब इसका एक जगह पड़ाव होता है। 1206 का ये साल है और यहाँ के जो खोखर हैं वो इस पे हमला करके इसको कत्ल कर देते हैं। तो इसके साथ ही जो गौरी डायनेस्टी है वो शुरू होने के साथ साथ ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये 1173 से लेके 1206 तक जो है ये डायनेस्टी जो है वो सिर्फ कायम रही। अब थोड़ा सा तारुफ पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज राजा 3 था ये, यानी तीसरा राजा था, या इसको पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। इसका रूल क्या था? 1177 से 1192 तक। ये चौहान डायनेस्टी थी, प्रेजेंट डे राजस्थान, और कैपिटल इसका था अजमेर।
सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में इसको शिकस्त होती है और शहाबुद्दीन गौरी जो है वो इस इलाके को फतह कर लेता है। अब तराइन कहाँ पे है? तराइन जो है वो हरियाणा, आजकल इनकी एक स्टेट है, उसके अंदर एक मुकाम है जहां पर ये दोनों जंगें लड़ी गई 1191 और 1192 में। पहली जंग जो 1191 में लड़ी गई, इसमें राजा को फतह हासिल हुई, और 1192 में जो जंग लड़ी गई, इसमें गौरी को फतह हासिल हुई। और इस तरह से यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान या चौहान डायनेस्टी का जो दौर है वो खत्म हो गया। अच्छा जी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बाद अब क्या होता है? चूंकि उसका कोई बेटा नहीं था, उसका कोई वारिस नहीं था, तो होता यह है कि उसकी जो सल्तनत है वो उसके स्लेव्स के दरमियान में डिवाइड हो जाती है। अच्छा, अब ये जो स्लेव्स हैं ये कोई आम स्लेव्स नहीं थे, ये टर्किश स्लेव्स थे। उस जमाने में जो टर्किश गुलाम हैं या टर्किश स्लेव्स हैं वो बड़े पसंद किए जाते थे और ये बड़े महंगे बिकते थे। उसकी वजह ये है कि ये लॉयल थे, इनका हसब नसब जो है वो बहुत आला होता था, ठीक है, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ के लिहाज से ये जो है वो बड़े अच्छे समझे जाते थे। ये बड़े, इनको ट्रेंड किया जाता था, इनको जंगी तरबियत दी जाती थी, इनको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाई जाती थी और इनको फिर अच्छे अच्छे ओहदों पे, बड़े बड़े ओहदों पर लगाया जाता था। तो ये आम स्लेव्स जो हैं वो नहीं थे। तो इसी तरह से यहाँ पर जिस स्लेव को जो है वो इंचार्ज बनाया गया था इंडिया का, उसका नाम था ऐबक। पूरा नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये क्या था? ये भी एक स्लेव था। स्लेव को ममलूक भी कहा जाता है, ममलूक। इसीलिए इस डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। वो सुल्तान बन गया जी यहाँ पे 1206 में। हुआ ये कि जब 1206 में गौरी को कत्ल किया गया तो उसका फादर इन लॉ, जिसका नाम था ताजुद्दीन यल्दस, उसने तख्त संभाल लिया और तख्त संभालते ही अपने आप को जो है वो गौरी एम्पायर जो है उसका बादशाह जो है वो डिक्लेयर कर दिया, उसका किंग डिक्लेयर कर दिया। अब होता ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके रूल को मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि नाउ आई एम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ इंडिया। उसने कहा कि मैं अब इंडिया का इंडिपेंडेंट रूलर हूं। और इसने ताजुद्दीन यल्दस जो है उसकी हुक्मरानी को मानने से इनकार कर दिया। एक तरह का उसने रिवॉल्ट कर दिया। अगर देखा जाए तो बड़े सगीर में जो कोई पहली हुकूमत बनती है तो वो इस वक्त बनती है। और ये क्या करते हैं कि ये दिल्ली को अपना मरकज बनाते हैं, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। अब जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 से लेके 1526 तक है। आज जस्ट हम इसका तारुफ देखेंगे। इसमें 5 डायनेस्टीज हैं, 320 साल इन्होंने हुकूमत की और टोटल 35 सुल्तान है। पहली डायनेस्टी जो है वो ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी है। आखिरी डायनेस्टी जो है वो लोदी डायनेस्टी है। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कौन था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा मैंने आपको बताया। लास्ट रूलर जो है वो दिल्ली डायनेस्टी का कौन था? वो इब्राहिम लोदी था, जिसको मुगलों ने शिकस्त दी थी। तो पहली डायनेस्टी हमने देखा यहां पे कौन सी है? ममलूक। दूसरी कौन सी है? खिलजी। तीसरी है तुगलक। चौथी है सैयद और पांचवी है लोदी। तो ये 5 डायनेस्टीज जो हैं इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में हमने 712 से लेके 1206 तक के होने वाले वाकयात को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो किस तरह से आए। उसके बाद हमने गजनवीस को देखा,
उसके बाद हमने गौरीस को देखा, और उसके बाद हमने देखा कि गौरीस के बाद किस तरह से जो है वो ममलूक जो है वो हुकूमत में आते हैं, और इसके साथ ही जो है वो दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ती है। अब ये जो दिल्ली सल्तनत है ये 5 डायनेस्टीज पर मुश्तमिल है, 320 साल ये हुकूमत करती है, 1206 से शुरू होती है और 1526 तक ये जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होगा, उसमें हम 1206 से 1526 तक के जो वाक़यात हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।